हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हिमांक वर्मा। आपको काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन अभी हम वीडियो बनाते हैं। और फिजियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन चैप्टर को। तो इस सीरीज़ में हम रेस्पिरेशन चैप्टर को एक्चुअली काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप रेस्पिरेशन चैप्टर के ऊपर बनाइए कुछ वीडियोस, कुछ एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन टॉपिक की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको मेडिकल बबल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद लाइक करें और बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मोस्टली रेस्पिरेशन में कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, उन चीज़ों को, टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आरएस को रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा गया है यहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम आरएस को लिखा गया है। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी से मतलब ही क्या होता है, पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो पल्मोनरी के पास जो सर्कुलेशन रहता है उसके लिए हम पल्मोनरी सर्कुलेशन चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, MECH मतलब शॉर्ट में मैकेनिज्म लिखा है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वेंटिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेंटिलेशन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पर हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एल्वेलर एयर। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का वही सारी आपकी इसकी जो पार्शियल प्रेशर होता है एक्सटर्नली और इंटरनली, इंस्पायर्ड एयर का और एक्सपायर्ड एयर का। ठीक है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात एल्वेलर एयर का। ठीक है, एल्वेलर जो एयर होता है, एल्वेलर एयर का भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देन वेंटिलेशन, एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रेस्पिरेशन ही जो है, रेस्पिरेशन वर्ड एग्जैक्टली ठीक है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की बात करते हैं तो क्या वही रेस्पिरेशन है? तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है रेस्पिरेशन। एक्चुअली दो चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होती हैं, दो चीज़ पढ़नी होती हैं। एक पढ़ना होता है रेस्पिरेशन और दूसरा पढ़ना होता है ब्रीदिंग। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं हो सकता और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो, जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम है, जो भी आपका कंडक्टिंग सिस्टम, दैट मीन्स नोज़, आई, ट्रैकिया वगैरह जो भी सिस्टम है, उससे आप क्या करते हो कि ऑक्सीजन को तो अंदर ले लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अंदर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, इस चीज़ को नोट करेंगे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि हमने कोई भी फूड इंटेक किया है, मतलब हमने क्या है, फूड इंटेक किया, मान लो फूड को हमने अंदर ले लिया, फूड इंटेक किया, और फूड इंटेक करने के बाद, फूड जैसे हमने इंटेक किया, तो उसके फूड इंटेक के बाद क्या है, नॉर्मल ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फूड इंटेक के बाद फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद ये क्या है, मान लो कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपने इंटेक करी, कार्ब का इंटेक किया है आपने, तो कार्ब किस में चली जाएगी, सिंपल शुगर में टूट जाएगी। तो शुगर क्या होता है, आपको देख लेते हैं शुगर क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक है, तो शुगर देखो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने क्या ली थी, ऑक्सीजन ली थी अंदर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी को निकालता है। ठीक है, तो इसमें ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। एक्चुअली आप केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन पढ़ते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बायोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 6 और यहाँ पर इस तरीके से 6 और 6 निकलता है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया है,
ऑक्सीजन को अंदर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है। ये देखो, तो एक्चुअली गैसेस का यहाँ पर यूज़ तो हो रहा है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गैसेस का यूज़ तो किया है, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, एंड उसने क्या है, एनर्जी भी दी है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज का रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसके अंदर, एनर्जी के अंदर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या था, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस थी। आपने क्या था, ऑक्सीजन की जो आपकी एयर है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसको आप फ्रेश एयर बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन बोलते हो, वो आप अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपके लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे ये उठ जाता है कि सर क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे दिखाई जाती है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लेते हम, यहाँ पर क्या है, एयर अंदर लेते हैं, ठीक है ना, एयर को अंदर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो पार्शियल प्रेशर है O2 का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस वजह से जो डिफ्यूज़न होता है इनसाइड द ब्लड, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं है कि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होगी, एयर के अंदर और भी होंगे, नाइट्रोजन, सल्फर, सारी गैसेस होती हैं, जितनी पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो भी सारी गैसेस होती हैं। लेकिन मेन मतलब क्या है, आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफ्यूज़न क्यों इसका ऑक्सीजन का ही होता है। और ऑक्सीजन को क्यों बोलते हैं, ऑक्सीजन ही ली है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा कि भाई जो है ब्रीदिंग और यहाँ पर रेस्पिरेशन में ये है कि ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शन, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिएक्शन। आप जानते हो, शायद नीट में पढ़ के भी आए होंगे कि रेस्पिरेटरी रिएक्शन जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है यहाँ पर बनना ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का टूटना जो है वो है रेस्पिरेटरी रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर दोनों गैसेस का यहाँ पर यूज़ तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती कभी भी, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस क्या होती है, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती, ये भी पढ़ गया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये वाली जो प्रोसेस थी ब्रीदिंग, ये रिवर्सिबल है भाई, रिवर्सिबल है। तो आप ऑक्सीजन को भी ले रहे हो, CO2 के अंदर इनटेक कर रहे हो, तो ब्रीदिंग ये जो ये वाली है फिजिकल प्रोसेस है, बट दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स क्या है, आपके दोनों में डिफरेंस है, या तो ब्रीदिंग बोलें और या फिर आपको बोलें क्या, रेस्पिरेशन। हाँ, तो अब देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, रेस्पिरेशन की एक्चुअल में डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस किस के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस किस के अंदर हो रहा है, वो हमें देखना होगा कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस में हो रहा है, वाटर में, ठीक है। वाटर भी तो देखा था ना, रिएक्शन हमने देखी थी, क्या देखी थी, C6H12 C6H12 O6 प्लस कुछ हमारा क्या था, 6O2 था, ठीक है। वो क्या हो रहा था, 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकल रही थी। तो यही तो था वाटर, इतने में इसको टूटना हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। बट इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ द CO2 इज़ नोन एज द ब्रीदिंग। अब इनटेक का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनहेलेशन बोल सकते हैं ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनहेलेशन। तो इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, इसको एक्सहेलेशन बोल सकते हैं, ऐसे ही एक्सहेलेशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दो प्रोसेस होती हैं। एक्सहेलेशन का मतलब इनटेक, इनहेलेशन का मतलब क्या हो गया, इनटेक करना किसको, ऑक्सीजन को, और आउट करना, बाहर निकालना CO2 को, हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आई थिंक आपको अंतर पता पड़ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन किस किस में होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो फीटल स्टेज में आप देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जो भी है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम फीटल स्टेज में अगर हम उसका देखते हैं, तो फीटल स्टेज में क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल रहते हैं। तो इन फीटल स्टेज में देख लेते हैं, फीटल स्टेज में क्या होते हैं कि जो लंग्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, लंग्स आर नॉन फंक्शनल। तो ये आपने आई थिंक जब फीटल सर्कुलेशन पढ़ते हैं वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि जब लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, लंग्स आर नॉन फंक्शनल, सॉरी यहाँ पे फंक्शनल लिखा जाएगा, लंग्स आर नॉन फंक्शनल। तो जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते। तो क्या होता है कि फीटल का जो ब्लड है, क्योंकि फंक्शनल नहीं होते, तो कैसे सर्कुलेशन होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे सर्कुलेशन होता है। तो फीटल का जो ब्लड है, फीटस का जो ब्लड है, फीटल का ब्लड है जो
फीटल ब्लड जो है वो कनेक्टेड रहता है मदर ब्लड से, ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं कि मदर ब्लड से वो कनेक्टेड रहता है। तो इन दोनों के जो कनेक्शन की वजह से क्या होता है, कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो है आपका जो बेबी है, वो जो फीटस है, वो क्या कर पाता है, अपना ब्रीदिंग कर पाता है। ब्रीदिंग के नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक्चुअली ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लंग्स फंक्शनल नहीं है। जब लंग्स फंक्शनल नहीं तो यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती से ब्रीदिंग निकल गया है, तो ब्रीदिंग नहीं कर पाता है बट अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाता है, ये बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाता है यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब क्या है, जब जैसे ही आपका पार्चुरेशन हो जाएगा आफ्टर बर्थ, क्या है कि आफ्टर बर्थ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं वो क्या है, फंक्शनल हो जाते हैं। तो लंग्स जो है आपके फंक्शनल हो जाते हैं, जो आपके लंग्स हैं इस तरीके से, दीज बिकम द फंक्शनल, ठीक है। तो लंग्स ये हैं, ये क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन का दोनों का क्या है, एक्सचेंज होने की चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो पहली जो बेबी क्राई करता है उसका मतलब यही है कि उसने क्या है, उसके लंग्स फंक्शनल हुए हैं, ये आपको जानना चाहिए। अगर क्राई नहीं करता है उसको, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि वो उसके जो लंग्स हैं वो फंक्शनल नहीं हुए हैं, तो इस वजह से क्राई करना ये बड़ा सिम्टम्स है, बढ़िया सिम्टम्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना कितना होता है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बात बताएं आपको कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जानने की ज़रूरत क्यों होती है ना। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्चुअली जानने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको नॉर्मल पता नहीं होगा, कोई चीज़ की आपकी फिजिकल वैल्यू नॉर्मल पता नहीं होगी, तो आप उसकी एबनॉर्मेलिटी को नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क जब भी पता पड़ पाओगे कि उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे आपको नॉर्मल काउंट किसी RBC WBC का पता होता है तो बढ़ने घटने का आप बता सकते हो कि भाई RBC बढ़ गई है, WBC बढ़ गई है तो इन्फेक्शन है, RBC बढ़ गई है तो RBC घट गई है, तो घट गई है RBC तो एनीमिया हो रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से बता सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप नॉर्मल रेस्पिरेशन को देखेंगे। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपको किस किस का जानना है। सबसे पहले आपको जानना है न्यूबॉर्न का, ठीक है। तो आपको जानना है न्यूबॉर्न का कितना रहता है। तो न्यूबॉर्न का जो रहता है वो रहता है 30 to 60 पर मिनट, ठीक है। न्यूबॉर्न का कितना रहता है, न्यूबॉर्न का 30 to 60 पर मिनट। अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड में अगर बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात करते हैं तो वो रहता है 20 to 40 पर मिनट, ठीक है। फिर लेट चाइल्डहुड में बात करते हैं, लेट चाइल्डहुड, तो लेट चाइल्डहुड में रहता है 15 से 25, 15 to 25 पर मिनट, ठीक है। एडल्ट की बात करते हैं हम, एडल्ट में रहता है 12 to 16 पर मिनट। ये आप NCERT में पढ़ के आए हैं 12 से 16 पर मिनट, ठीक है ना। ये आप NCERT में पढ़ के आ चुके हैं कि 12 से 16 मिनट जो है ना आपका नॉर्मल एडल्ट का रेस्पिरेशन रहता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे भी आ गया। आपको देखो शुरुआत में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो इस वजह से रेस्पिरेशन, भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पिरेशन ना, रेस्पिरेशन ही तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है भाई। CO2 का जो CO2 के साथ जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वगैरह है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देख रहे हो एडल्ट के में कम होता जा रहा है, 12 to 16 बज गया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कितना था 16, 40, 25 कम होता जा रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतनी हमारी नहीं होती जितनी हमारी चाइल्डहुड स्टेज में रहती हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर जाना, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है अभी रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपको 2 तरीके के रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन सा देख लेते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक तो होता है आपका एक्सटर्नल, EXT लिख दिया शॉर्ट में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा कौन सा होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ये है, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या लिखना है कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं आपको पता ही है, CO2 एंड O2। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स एंड ब्लड नहीं बोलेंगे, एक्चुअली लंग्स टू एल्वेलाई,
एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई तक ही तो होता है सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 बिटवीन द लंग्स टू एल्वियोलाई, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, दूसरा इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफ्यूज़न नहीं हो रहा गैसेस का, तो इसलिए कंडक्टिंग है, सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है, कोई एक ट्यूब है, नली है, उसमें कंडक्शन हो रहा है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसका जो रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या है, ये कंडक्टिंग सिस्टम है। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 और O2 बिटवीन लंग्स एंड एल्वियोलाई, लंग्स टू एल्वियोलाई, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाता है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको बताइए कि जो नेज़ल कैविटी है आपकी, ठीक है, नेज़ल कैविटी से लेकर आपका एल्वियोलाई तक होगा ये, ठीक है ना, एल्वियोलाई तक, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इधर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको इंटरनल रेस्पिरेशन में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस हैं कौन कौन सी गैसेस, CO2 एंड O2, वही वाली गैसेस है ना, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू तक जो है आपका यहाँ पर एल्वियोलाई और ब्लड भी लिख सकते हो, ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड तक चला गया, सॉरी मैंने बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 बिटवीन लंग्स टू ब्लड तक जाना वो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एल्वियोलाई तक जाना एक्चुअली रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका कंडक्टिंग सिस्टम आता है, और एल्वियोलाई के बाद जस्ट ब्लड में जाएगा, बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन आपको जब लिखना है एग्जाम में तो लंग्स टू एल्वियोलाई लिखेंगे आप, ब्लड भी समझ सकते हो, लेकिन ब्लड से टिश्यू में अब जा रहा है, ब्लड में कंडक्ट हो गया पूरा, और ब्लड से कंडक्ट होकर टिश्यू में जब जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इंटरनल ऑफ रेस्पिरेशन हम इस तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ये सीख गए कि ये जो है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, माने कौन कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगर बात करें तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट इज CO2 एंड O2 बिटवीन लंग्स एंड एल्वियोलाई, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं क्योंकि कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पर गैसेस का, और ये एक नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ CO2 एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के, जैसे ये मान लो यहाँ पर क्या है, ये कोई पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स मान लो, या फिर कोई भी वेन है, और वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, यहाँ पर टिश्यू सेल्स हैं इस तरीके से, तो यहाँ तक ये इस तरीके से इसमें हीमोग्लोबिन में रहता है ना बना के, हीमोग्लोबिन तो ले जाता है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करना, ये इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन है। लेकिन जो आपकी नेज़ल कैविटी है, जैसे इस तरीके से मान लो ये नेज़ल कैविटी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गई, ठीक है, और यहाँ से गई, ये आपकी इस तरीके से एल्वियोलाई होगी, यहाँ पे एल्वियोलाई से ब्लड में जाना, तो ये सारा कंडक्टिंग सिस्टम है, यहाँ पर डिफ्यूज़न नहीं हुआ कोई भी, ठीक। तो ये वाला जो है आपका कंडक्टिंग सिस्टम है, और ये वाला क्या है आपका डिफ्यूजिंग सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दो तरीके के टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर रहते हैं, इस चीज़ को आपने जाना, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फेज़ ऑफ रेस्पिरेशन।